हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजीन्स, जिसमें अब हमारा नया जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है लुब्रिकेटिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन। अभी तक हमने ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखा, उसकी वर्किंग के बारे में देखा। ठीक है, यहाँ तक बाद में फ्यूल सप्लाई किस तरीके से होता है पेट्रोल और डीजल में, वो सब के बारे में देखा। बाद में हमने कूलिंग सिस्टम के बारे में स्टडी किया, कूलिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास और एक टॉपिक है जिसका नाम है लुब्रिकेटिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, यानी कि इंजन के जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है वो क्या और क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो ऑलवेज ये रहता है व्हाई। Okay, that is why there is requirement of lubricating system in IC engine. Okay, there is a IC engine, internal combustion engine. Okay, that means IC engine में क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है हमको लुब्रिकेशन करना। तो सबसे पहली बात, जिस तरीके से आपको पता हो तो जो पहले के जो स्कूटर आते थे जिसको LML और इस तरीके से कहते थे, आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के घर पे आपके फादर या तो किसी के घर पे पड़ा होगा ऐसा स्कूटर, जिसके अंदर क्या करते हैं तो जो फ्यूल जो होता है उसके साथ ही लुब्रिकेटिंग ऑयल को डाला जाता है, जिसको बोलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन, है ना। टू स्ट्रोक। अब यहाँ क्या है कि जो पेट्रोल इंजन है, यानी कि जो हमारा स्कूटर का जो इंजन था वो जो पहले वाला, उसके अंदर क्या करते थे, जो फ्यूल टैंक है, तो फ्यूल टैंक के अंदर जब हम फ्यूल ऐड करते हैं उसके साथ ही हम क्या करते हैं, एक पाउच लुब्रिकेटिंग ऑयल छोटा सा उसके अंदर ही क्या कर देते हैं, हम डाल देते हैं। अब जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को इसके अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहली बात यह है कि जो फ्यूल है जिसके अपनी क्वालिटी के बारे में स्टडी करते हैं कि जो फ्यूल है उसके साथ जब लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स होगा तो सबसे पहली बात तो ये कि फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जो है वो डाउन हो जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल अंदर मिक्स है क्योंकि वो लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ घूमेगा, क्रैंक केस में, और फ्यूल भी कहाँ आएगा, क्रैंक केस में। यहाँ कोई स्पेशलाइज लुब्रिकेटिंग सिस्टम नहीं है 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, जिसके लिए जब भी वो ट्रांसफर पोर्ट से जब भी ऊपर जाता है फ्यूल, तो फ्यूल के साथ साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल भी कहाँ आता है, सिलेंडर में। लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ आता है, सिलेंडर में, और वो सिलेंडर के साथ वो जैसे कंबस्ट होता है वो एग्जॉस्ट के साथ वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। यानी जैसे हमारे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है उसी तरीके से उसके साथ साथ उसका लुब्रिकेशन भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन लुब्रिकेशन करना क्यों जरूरी है, व्हाई दैट इज रिक्वायरमेंट, ये तो हमने सिर्फ ऐसे देखा। अब हमको ये देखना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि जैसे ये रेल की पटरी है, ठीक है। अब ये रेल की पटरी है, जिस तरीके से आपको शायद पता हो तो ये रेल का व्हील है। अगर आपको पता हो तो कि सेशन कितने तरह के 3 होते हैं, ठीक है, विंटर सेशन, समर एंड मॉनसून। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि विंटर, समर और मॉनसून यानी ठंड, गर्मी और बारिश यानी मॉनसून, ये तीनों में से कौन सी ऐसी सेशन है जिसके दौरान ट्रेन सबसे ज्यादा लेट होती है। लेट होने का चांसेस कौन से सेशन में सबसे ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मॉनसून में सबसे ज्यादा लेट होती है ट्रेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉनसून सेशन में क्या होता है, पटरी पे पानी आ जाता है, ये सब होता है, बारिश गिर रही होती है, सही है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रेन लेट विंटर में होती है, सबसे ज्यादा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है तो वो हम देखते हैं। बिकॉज
जब ये बारिश गिर रही होती है तो वो बारिश का पानी इसमें तो रेल की जो पटरी, अगर हम इसका कट सेक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम रेल की पटरी का कट सेक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, यहाँ व्हील लगा ऐसे, ये व्हील है जो रोटेट हो रहा है, यहाँ रेल की पटरी है। अब हमको ये देखना है कि जब बारिश गिर रही है तो क्या ये जो पटरी होती है इसमें पानी गिरा हुआ होता है, लेकिन वो पानी कहाँ होता है, यहाँ से कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। और अगर ये पानी से भरा हुआ है तो भी उतना सारा पानी है जिसकी वजह से वहां पे उतना ज्यादा चांसेस नहीं रहते। कब चांसेस रहते हैं, तो कि जब वहां पे लीड हो जाना, लीड यानी छोटे छोटे प्लांट्स टूट जाना। अब ये कब, तो विंटर सीजन जो होता है उस सीजन में क्या, कि जिसको बोलते हैं लीड, ओस गिरना, है ना। तो ओस जब गिरती है तो वो ओस जो होती है वो यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के होंगे, जिस तरीके से आपके व्हीकल्स या छत के ऊपर आपने देखा होगा एक पूरा लेयर बन जाता है पानी का। अब वो जो पानी का लेयर है वो कोई इस तरीके से आगे नहीं बढ़ता, वो वहीं का वहीं रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्रेन है, हमने जैसे फ्रिक्शन के बारे में स्टडी किया था आगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रेन, यहाँ पे जो क्या है, ट्रैक है, यानी कि ये रेल है और इसके ऊपर ये व्हील है। अब जैसे ये घूमेगा तो यहाँ पे ये जो लेयर है इसका वाटर लेयर, वाटर का एक लेयर बनेगा, ठीक है। जैसे ही वो घूमेगा तो वो सही से इसके कांटेक्ट में उसको नहीं आने देगा, और जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वहां पे व्हील स्लिपिंग के चांसेस बन जाते हैं। किसके चांसेस बन जाते हैं, व्हील स्लिपिंग। आप नेट पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी, कि व्हील स्लिपिंग इन इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज कोई भी, वर्ल्ड के कोई भी रेलवेज में आप देख सकते हो व्हील स्लिपिंग होता है। कब के दौरान होता है, ज्यादातर मानसून और विंटर, लेकिन विंटर में सबसे ज्यादा इसलिए कि वो जो रेल होती है उसकी जो पटरी होती है, वो पटरी के ऊपर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या, ड्यू के फॉर्म में, यानी वहीं के वहीं सीज हो जाते हैं, वहीं पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो वाटर पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, यहाँ की जो मेटल सरफेस है और ये जो सरफेस है दोनों के बीच में सेपरेशन या तो डिवाइडर का काम करता है। और ये सेपरेशन या तो डिवाइडर का काम करने की वजह से वहां पे ये व्हील आसानी से इसके ऊपर रोटेट नहीं हो पाता, और ये व्हील जो है वो इस सरफेस पे रोटेट नहीं हो पाएगा और वो व्हील से वो अपने आप घूमता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये पटरी के ऊपर आगे की तरफ वो व्हील बढ़ पाएगा नहीं। तो आपको लगेगा लोकोमोटिव का तो इतना सारा वेट होता है, लोकोमोटिव का इतना सारा वेट है तो वो व्हील इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स से तब के आगे जा ही सकता है, हाँ जा सकता है, लेकिन वो हम जितना उसको थ्रोटल देंगे वो इतना आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ एक सेपरेशन लेयर बन गया है। वो सेपरेशन लेयर जो है जो उसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और जिसकी वजह से हमको जो रेल की पटरी के ऊपर जो व्हील स्पीड जो है उसके हिसाब से जो हमको रोटेशन चाहिए वो रोटेशन हम उसको गेन कर पाते नहीं है। यानी यहाँ हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है फ्रिक्शन, ठीक है। उसी तरीके से क्लच है ना, क्लच के अंदर क्या है, क्लच ब्रेक जो है वो फ्लाईव्हील के साथ, जो फ्लाईव्हील व्हील है उसके साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अगर ये कनेक्ट हो रही है दैट मीन्स एंगेज पोजीशन, कि इंजन का पावर किसको मिल रहा है, गियर बॉक्स को, गियर बॉक्स से कहा जा रहा है, यानी इंजन का पावर किसको मिला, गियर बॉक्स को। क्यों, क्योंकि क्लच एंगेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ इंजन, फिर क्या है, क्लच है, क्लच के बाद क्या है, गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के बाद क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट के बाद क्या है, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पे रियर एक्सल है, ठीक है, और रियर एक्सल के बाद क्या है, रियर है। इस तरीके से ये पूरा ट्रांसमिटिंग व्हील है, जबकि ये क्या है, इंजन है। अब हमको ये समझना है यहाँ पे कि ये जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो इंजन है उसके अंदर पिस्टन जो है वो क्या हो रहा है, तो क्या रेसिप्रोकेट हो रहा है, ठीक है। अब जितना रेसिप्रोकेट हो रहा है, अब यहाँ क्या है, मेटल टू मेटल बॉडी कॉन्टेक्ट में,
मेटल टू मेटल कांटेक्ट में। अब मेटल टू मेटल कांटेक्ट में तो वहां क्या होगा, शियरिंग क्रिएट होगा। शियरिंग जिस तरीके से एक चीज है, हम हेक्सो से कैसे कोई चीज को इस तरीके से करते हैं आगे पीछे, तो वो चीज क्या हो जाती है, कट हो जाती है, शियर हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे ये कंप्रेशन रिंग जो है इस तरीके से लगी हुई है। अब ये कंप्रेशन रिंग इस तरीके से लगी हुई है, यानी कि क्या हो रहा है, तो कि ये जितनी बार अप डाउन होगा उतनी बार उस सिलेंडर के ऊपर क्या करेगा, शियर क्रिएट करेगा। शियर यानी उसको काटेगा, ठीक है। तो अब वो उस मटेरियल को काटेगा तो यहाँ पे सिलेंडर बोर्ड डायमीटर क्या होने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस है। और तो और वहां फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो वहां पे क्या क्रिएट होगी, हीट क्रिएट। वहां क्या क्रिएट होगी, हीट क्रिएट होगी। और जितनी हीट क्रिएट होगी तो फिर अगर जितनी हीट क्रिएट हो रही है तो फिर वहां पे क्या होगा, ये जो मटेरियल है जो कास्ट आयरन से बना हुआ है, जैसे हम देखते हैं कि दो पटरियों के बीच में जगह होती है ना ट्रेन में, ये ट्रेन की एक पटरी है, फिर यहाँ पे दूसरी पटरी है, ये दोनों को ज्वाइन किया हुआ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि दो पटरियों के बीच में इस तरीके से जगह रखी जाती है। तो ये जगह क्यों रखी जाती है, क्योंकि ये जो मेटल है वो किसके साथ है, डेल्टा। डेल्टा दैट मीन्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ ये जो आपका रेल है उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो हमको यहाँ गैप रखनी पड़ेगी, जो वहां पे क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या कर देगा, उसको फीड कर देगा दोनों तरफ से, ठीक है। अगर ये जगह नहीं होती और अगर हमने सभी रेल की पटरी को इस तरीके से फीड किया होता यहाँ पे, तो क्या होता, एक टाइम आता कि रेल की पटरियां इस तरीके से हो जाती, ऊंची नीचे हो जाती। क्यों ऊंची नीचे, क्योंकि वो वहां से उखड़ जाती, क्योंकि वो हीट में हुई है, जिसकी वजह से वो रेल की जो पटरी है वो एक्सपांड हो रही है हीट की वजह से। और हीट की वजह से जब उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जितना कोई भी मेटल को हीट देते हैं उसके हिसाब से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और जितना बाहर जाने की कोशिश करते हैं उस हिसाब से उसकी साइज क्या होती है, एक्सपांड होती है। और जैसे ही उसकी साइज एक्सपांड होती है तो यहाँ पे जो मटेरियल की लेंथ, थिकनेस, डायमीटर सब कुछ क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। अब उसके लिए हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ता है, स्पेस रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्पेस इसलिए रखा गया है, तो क्या होता है, ये पटरी इस तरीके से हो जाती है और ट्रेन यहाँ से जैसे आती है इस जगह पे आती है, तो वो ट्रेन क्या हो जाती है, डिरेल हो जाती है। वो ट्रेन क्या हो जाती है, यहाँ से डिरेल हो जाती है। डिरेल यानी पटरी से उतर जाना। ट्रेन का पटरी से उतर जाने जो फिनोमिनन है उसको हम क्या कहते हैं, डिरेल कहते हैं। और दूसरी बात है, ट्रेन पटरी के ऊपर जो व्हील घूम रहा है, व्हील घूम रहा है लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि व्हील स्लिप हो रहा है। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, व्हील स्लिपिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, व्हील स्लिपिंग। अब यहाँ पे इसी तरीके से ये जो टेम्परेचर, अब यहाँ पे तो क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ठीक है, हाँ। लेकिन यहाँ तो इंजन के अंदर तो क्या है, कंबस्टन टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल खुद जल रहा है। तो जो कंबस्टन टेम्परेचर है जिसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, कंबस्टन टेम्परेचर की वजह से जैसे ये पिस्टन है इसके आसपास रिंग है, तो ये जो रिंग है उसका डायमीटर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। और अगर ये डायमीटर और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो पिस्टन सिलेंडर में स्टीक हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो कंप्रेसर रिंग होती है उसमें क्या रखा जाता है, गैप रखी जाती है इस तरीके से। ये जो गैप है यानी ये गैप क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये गैप क्या हो जाएगी, फीड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है परमिसिबल स्पीड पे और कंटिन्यूअस इंजन को रन करते रहते हैं, तो जैसे हम इंजन को रन करते रहते तो फिर एक टाइम आता है कि ये पूरा स्लॉट फिल हो गया है, फिर भी अगर हम इसको हीटेड करते रहते हैं तो ये इंजन के अंदर क्या हो जाता है, स्टीक हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए कूलिंग सिस्टम तो है, लेकिन कूलिंग सिस्टम खुद अपने परसेंटेज के हिसाब से अपनी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है।
लेकिन फिर भी अभी भी इंजन के अंदर ऐसे बहुत सारे हीट है जो उसको एब्जॉर्ब करना है। और दूसरी बात ये है कि वो क्रिएट कहाँ हो रही है, तो क्या यहाँ ये जो मेन पोर्शन है जहाँ पे हीट क्रिएट हो रही है कि पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है जहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। तो मेन चीज ये है हमारे कि फ्रिक्शन को क्या कर दे, कम कर दें। अगर हम फ्रिक्शन को कम कर देंगे यहाँ पे तो जिससे पिस्टन भी आसानी से रेसिप्रोकेट हो पाएगा, आरपीएम भी हम बढ़ा सकते हैं इंजन के। दूसरी बात है हमको जितना IHP है उतना PHP मिलने के भी चांसेस है, क्योंकि फ्रिक्शनल लॉस जितना कम होगा, FHP जितना कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि IHP में भी इज इक्वल टू BHP। ठीक है, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, FHP को जितना हो सके, हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, FHP को कम करना, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर को कम करना। और फ्रिक्शनल हॉर्स पावर को कम करने के लिए यानी कि जो वेस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे हम पिस्टन जो रेसिप्रोकेट हो रहा है, यहाँ पे हमारी सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट चीज ये हो जाएगी कि सिलेंडर वॉल जो है यहाँ पे क्या करना है, ये वॉल को लुब्रिकेट कर दें। ठीक है, ये वॉल को हम क्या करते हैं, लुब्रिकेट कर दें। अगर ये वॉल लुब्रिकेट हो जाएगी, अगर ये वॉल लुब्रिकेट हो जाएगी, तो सबसे अच्छी चीज ये रहेगी हमारे लिए कि अब ये जो कंप्रेशन रिंग जो है, ठीक है, ऑयल स्क्रैपर रिंग जो भी है, अब पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, तो वो आसानी से क्या हो पाएगा, अप डाउन हो पाएगा। पिस्टन आसानी से सिलेंडर में क्या हो पाएगा, अप डाउन हो पाएगा। और जितना वो आसानी से अप डाउन हो पाएगा, उसके हिसाब से वो जो है हीट यहाँ से फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमारे ऑटोमोबाइल के बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहाँ पे हमको फ्रिक्शन कम करने की जरूरत है। हमारे ऑटोमोबाइल के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी हैं जहाँ पे हमको फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, जैसे क्लच है, ब्रेक है, तो वहाँ पे हमको फ्रिक्शन बढ़ाना है, जबकि यहाँ क्या है, हमको फ्रिक्शन कम करना है, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ पावर। अब हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ एक और है जो हमको देखनी है यहाँ। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा कि ये जो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, गजन रिंग। अब गजन रिंग जो है, अब आपने देखा होगा पिस्टन और कनेक्टिंग रोड। ठीक है, तो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड हमको एक चीज पता है कि जैसे कनेक्टिंग रोड यहाँ पे क्या होता है, वो ऑसिलेट होता है। हमारे पहले के जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हमने इसी के बारे में बात की है, कनेक्टिंग रोड इज ऑसिलेटिंग। ओके, ये रेसिप्रोकेट होता है, कनेक्टिंग रोड ऑसिलेट होता है लोलक की तरह, और क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, वो गोल गोल घूमती है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो कनेक्टिंग रोड है वो स्मॉल एंड से किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्मॉल एंड जो है गजन पिन से किसके साथ जुड़ा हुआ है, पिस्टन। कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड जो है वो गजन पिन से पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कनेक्टिंग रोड एक बार यहाँ आएगा, एक बार इस साइड आएगा, एक बार स्ट्रेट होगा, ठीक है, नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, पूरा पिस्टन। यानी ये क्या है, गोल गोल घूमता रहेगा नीचे का पोर्शन, जैसे क्रैंक पिन गोल गोल घूम रही है। क्रैंकशाफ्ट से जो क्रैंक पिन है वो क्या, जैसे ही गोल गोल घूम रही है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेगमेंट है कनेक्टिंग रोड का, वो स्मॉल एंड जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, क्रैंक पिन। जो क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे बनाया है जो 1 2 3 एंड 4, ये चार जो है वो क्रैंक पिन है जो ऑफसेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंटर में, ठीक है, ये जो है वो क्या है, मेन जर्नल। ये क्या है, मेन जर्नल। ये क्या है, वेब जर्नल। ठीक है, यहाँ पे जिसको सामने की तरफ जो होता है वो क्या होता है, काउंटर वेट्स होता है इस तरीके से। और ये क्या है, क्रैंक पिन। ठीक है, इसको वेब कहते हैं ना, वो है। अब
क्या है यहाँ पे जो हमको देखना है कि यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ये 4 जो है वो क्रैंक पिन है। अब ये क्रैंक पिन जो भी है वहां पे कनेक्टिंग रोड का कौन सा एंड लगता है, बिग एंड लगता है। अब कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड लगता है तो यहाँ पे ये जो कनेक्टिंग रोड है उसको क्या होना है, क्रैंक पिन के साथ साथ उसको भी नीचे वाला जो एंड है बिग एंड उसको रोटेट होना है। अब उसको रोटेट होने के लिए हमको वहां क्या करना पड़ेगा, उसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। हमको उस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेट करना पड़ेगा। अब लुब्रिकेट करने के लिए हमारे पास एक चीज है कि हम कोई ऐसी लिंक बनाए कि जिसमें क्रैंकशाफ्ट भी लुब्रिकेट हो जाए, कनेक्टिंग रोड भी लुब्रिकेट हो जाए, गजर भी लुब्रिकेट हो जाए और पिस्टन। क्योंकि हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है सिलेंडर में लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुंचाना। क्योंकि सिलेंडर के ऊपर लुब्रिकेटिंग ऑयल कैसे पहुंचाया जाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ऊपर क्या है, वाल्व्स है, वाल्व्स के थ्रू तो हम वहां पे लुब्रिकेट, क्योंकि यहाँ से क्या है इंटेक वाले, ये क्या है एग्जॉस्ट वाले, यहाँ पे स्पार्क प्लग है, यहाँ पे इंजेक्टर कुछ भी है, ठीक है। यानी ऊपर के हेड के वहां से तो हम लुब्रिकेट नहीं कर पाएंगे। और ये जो लुब्रिकेशन है हमको यहाँ से लेके रोकर आप कैमशाफ्ट तक भी पहुंचाना ऊपर। यानी ये लुब्रिकेशन किस तरीके से लुब्रिकेशन करेंगे तो सिलेंडर वॉल तक ये लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुंच पाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मुझे आंसर बताना है और इसका आंसर मैं भी आपको दूंगा कौन से नेक्स्ट लेक्चर में। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से लुब्रिकेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। थैंक यू।